सलाम नाजरीन, ये सोमवार का दिन था। 6 अगस्त की तारीख थी, साल 1945 और सुबह के 8:15 का टाइम। जापान के शहर हिरोशिमा में माएँ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोले बैठे थे और बाजारों की रौनक बढ़ने लगी थी। हजारों खानदानों के लिए ये दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद तारीख का एक तारीख तरीन बाब लिखा जाने वाला है। अचानक से आसमान में सूरज से भी ज्यादा रोशन चमक नमूदार हुई और उसके बाद एक शदीद धमाका सुनाई दिया। चंद सेकंड्स के अंदर पूरा शहर आग, हरारत और शॉक वेव की लपेट में आ चुका था। धमाके के मरकज के करीब दर्जा हरारत हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। कई इमारतें लम्हों में मलबे का ढेर बन गईं और जो लोग धमाके के मरकज के इंतहाई करीब थे उन्हें तो पलक झपकने का भी मौका न मिला और वो बुखारात बनकर हवा में उड़ गए। इस धमाके की तबाही सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी। जो लोग बच गए वो शदीद जलने, जख्मों और ताबकारी के मोहलिक असरात से मुतासिर हुए। आने वाले दिनों और हफ्तों में हजारों अफराद रेडिएशन सिकनेस, इन्फेक्शन और मुख्तलिफ पेचीदगियों की वजह से जिंदगी की जंग हार गए। सिर्फ हिरोशिमा में 1945 के इख्तिताम तक अंदाजन 1,40,000 अफराद हलाक हो चुके थे, जबकि नागासाकी में ये तादाद तकरीबन 70,000 तक पहुंच चुकी थी। और इस खौफनाक तबाही के बाद पूरी दुनिया के जहन में एक खौफनाक तस्वुर हमेशा के लिए रासिख हो गया कि रेडिएशन मौत है, तापकारी मौत की जमानत है। आइए आज की कहानी का आगाज एक थॉट एक्सपेरिमेंट से करते हैं। अगर रेडिएशन सिर्फ मौत की अलामत है तो जमीन पर ऐसे जानदार क्यों मौजूद हैं जो इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके खिलाफ मुजाहमत रखते हैं? और अगर जिंदगी इतनी ही नाजुक और इतनी ही डेलिकेट है तो उसने अपनी इब्तदा एक ऐसी जमीन पर कैसे की जहां रेडिएशन आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी? नाजरीन, रेडिएशन जिंदगी की दुश्मन तो है। ये बीमारियां भी पैदा करती है, डीएनए को नुकसान पहुंचाती है और बाज हालात में मौत का सबब भी बनती है। फर्ज करें कि कल सुबह दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज एक ही खबर नशर करना शुरू कर दें कि नासा ने एक ऐसे सियारे पर जिंदगी ढूंढ ली है जहां रेडिएशन जमीन से हजारों गुना ज्यादा है, तो शायद दुनिया का पहला रद्द-ए-अमल हैरत की बजाय इनकार होगा। ज़माने कदीम में हमारी जमीन की शक्ल आज की शक्ल से बहुत मुख्तलिफ थी। तकरीबन 4 अरब साल पहले ना तो ओजोन की हिफाजती तय मौजूद थी, ना जंगलात थे और ना ही जानवर और ना ही एक स्टेबल इन्वायरमेंट। उस वक्त की दुनिया बेतहाशा पुरतशद्दद थी। आतिश फिशां मुसलसल लावा उगल रहे थे, फजा जहरीली गैसों से भरी हुई थी, शहाबिये सतह से टकरा रहे थे और सूरज से आने वाली ताकतवर शुआएं तकरीबन बराह रास्त जमीन की सतह तक पहुंच रही थी। लेकिन नाजरीन, ये चीज किसी मुअम्मे से कम नहीं है कि इसी सख्त और बेरहम माहौल के अंदर जिंदगी की पहली चंगारी भड़की थी। आइए यहाँ से कहानी को मजीद दिलचस्प बनाते हैं। हमारी जमीन के साथ खला की गहराइयों से आने वाली कॉस्मिक रेस हर लम्हा टकरा रही हैं और हमारी जमीन के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खुद भी तवानाई का इखराज करते रहते हैं। हैरत अंगेज तौर पर हमारे अपने जिस्म के अंदर मामूली सी मिकदार में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जैसे कि कार्बन 14 और पोटेशियम 40 मौजूद होते हैं। खुद हमारे जिस्म के अंदर हर सेकंड में हजारों एटमी तब्दीलियां वकूअ पज़ीर हो रही होती हैं, हालांकि हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी को रेडिएशन से असल खतरा उसकी डोज से होता है। कुछ रेडिएशन इतनी कमजोर होती हैं कि वो रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, जबकि कुछ की डोज इतनी ज्यादा होती है कि वो जिंदा खुलियात की बुनियादी साख्त को ही मुतासिर कर सकती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन ऐसी तापकारी को कहा जाता है जो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर सकती हैं और इस तरह की रेडिएशन का सबसे अहम हदफ हमारा डीएनए होता है। हमारा डीएनए दरअसल वो लिविंग कोड है जिसमें जानदार की तामीर, नशोनुमा और बका के लिए दरकार तमाम मालूमात महफूज होती हैं। आप एक लम्हे के लिए डीएनए को अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझिए। ये वो बुनियादी कोड है जिस पर पूरा सिस्टम चलता है। अगर इस कोड की चंद लाइंस खराब हो जाएं तो कोई ऐप काम करना बंद कर सकती है और अगर नुकसान ज्यादा हो तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करती हैं।
یہ ڈی این اے کے کوڈ میں غلطیاں پیدا کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں خلیات کی معمول کی سرگرمیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ لائف بیونڈ ارتھ سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی ہی حیران کن ممکنہ زندگی کی شکل پر بات کریں گے، اور اگر آپ ایسی ہی مزید کاسمک مسٹریز اور ناقابل فہم ایلین دنیاؤں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس سیریز کی پچھلی ایپیسوڈز اور آنے والی ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ لیکن ناظرین، زندگی انٹروپی اور تابکاری کے خلاف مزاحمت اور مدافعت بھی رکھتی ہے۔ آئیے اس بات کو ایک جرثومے کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر زندگی کا ڈی این اے اتنا نازک اور ڈیلیکیٹ ہے کہ ریڈیشن اس کے بنیادی کوڈ کو ہی تباہ کر سکتی ہے، تو پھر زمین کے اوپر زندگی اربوں سالوں سے اپنا وجود کیسے برقرار رکھے ہوئے ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ایوولوشن سے ملتا ہے۔ ارتقاء بقا کے لیے ہمیشہ طاقتور ترین آرگنزم کو نہیں چنتا، بلکہ سب سے زیادہ موافق جاندار کو چنتا ہے۔ اگر ماحول بدل جائے تو کل کا طاقتور جاندار بھی معدوم ہو سکتا ہے، جبکہ ایک کمزور سا جرثومہ پوری دنیا پر غالب آ سکتا ہے۔ 4 ارب سال سے یہی اصول زمین پر زندگی کو مسلسل تبدیل کر رہا ہے، اور اسی ارتقائی عمل نے ڈائناکوکس ریڈیو ڈورانز نامی جرثومہ پیدا کیا، جس نے بایولوجی کے کئی بنیادی تصورات کو چیلنج کر دیا۔ اس جرثومے کی ایکسٹرا آرڈنری اڈیپٹیبلٹی کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے کمپیوٹر کی ہارڈ ویئر جو کہ مکمل طور پر خراب ہو چکی ہے اپنے تصور میں لے کے آئیں۔ ذرا سوچئے کہ کچھ ہی دیر میں وہ ہارڈ ویئر خود بخود اپنی فائلز کو دوبارہ سے جوڑ لے اور بالکل پہلے کی طرح کام کرنے لگے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ڈائناکوکس ریڈیو ڈورانز بھی اپنے ڈی این اے کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرتا ہے۔ شدید تابکاری اس کے جینیٹک کوڈ کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن یہ حیرت انگیز طور پر اس نقصان کو دوبارہ سے درست کر لیتا ہے۔ پہلی نظر میں یہ ایک عام سا بیکٹیریا دکھائی دیتا ہے، لیکن جب سائنسدانوں نے اسے شدید گیما ریڈیشنز کے سامنے ایکسپوز کیا تو نتائج بہت حیران کن تھے۔ ایک صحت مند انسان ریڈیشن سکیل کے اوپر گرے 5 ڈوز پر شدید بیمار ہو سکتا ہے، جبکہ گرے 10 کے آس پاس زندہ بچنا انتہائی مشکل ہے، لیکن ڈائناکوکس ہزاروں گرے ریڈیشن ڈوز برداشت کر سکتا ہے۔ یہ فرق صرف بڑا ہی نہیں ہے، ناقابل یقین بھی ہے۔ شروع میں سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ شاید ہمارے تجربات کے اندر کچھ غلطی ہے، پھر وہ ریپیٹ کیے گئے لیکن نتائج وہی رہے۔ جرثومہ زندہ رہا، ڈائناکوکس ریڈیو ڈورانز زندہ رہا، اور اصل حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی انٹینسیو ریڈیشن نے اس کے ڈی این اے کو سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ عام حالات میں کسی بھی جاندار کے لیے موت کے پروانے سے کم نہ تھا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد یہی جرثومہ ان بکھڑے ہوئے ڈی این اے کے ٹکڑوں کو درست ترتیب میں اور درست معلومات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی نے تباہ شدہ لائبریری کی ہر کتاب کو دوبارہ سے پرانی ترتیب دے دی ہو۔ ناظرین، ہماری قابل مشاہدہ کائنات کے اندر ایسی انوائرمنٹس جن میں شدید ریڈیشنز موجود ہیں بہت زیادہ ہیں، اور اگر زمین کے اوپر ایوولوشن ایک عام سے جرثومے کو تابکاری کے خلاف، ریڈیشنز کے خلاف اتنی حیرت انگیز صلاحیت دے سکتی ہے، تو پھر ریڈیشن ریزسٹنٹ لائف صرف زمین کے اوپر بایولوجی کا نہیں بلکہ ایسٹرو بایولوجی کا ایک ممکنہ سکوپ بن جاتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ زندگی ہماری توقعات سے بہت زیادہ فلیکسیبل ہے، تو اسی لمحے ہماری اپنی کائنات کے اندر ممکنہ زندگی کی تعداد اور امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، ہماری اس زمین کے اوپر تابکاری، ریڈیشن کے خلاف مزاحمت صرف ڈائناکوکس ریڈیو ڈورانز کا استثناء نہیں ہے۔ آئیے آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں۔ اگر آپ 1986 میں کسی سائنسدان سے یہ پوچھتے کہ زمین پر زندگی کے لیے سب سے کم موزوں جگہ کون سی ہے، تو اس نے بغیر سوچے آپ کو چرنوبل ری ایکٹر کا نام بتانا تھا۔ 26 اپریل 1986 کو سوویت یونین میں چرنوبل کے ری ایکٹر نمبر 4 کے اندر انسانی غلطیوں، انجینئرنگ فالٹس اور چند سیکنڈز کے اندر لیے گئے تباہ کن فیصلوں نے مل کر ایک ایسا دھماکہ پیدا کیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس دھماکے کے بعد بے پناہ مقدار میں ریڈیو ایکٹیو میٹیریل فضا کے اندر پھیل گئے۔ ہزاروں افراد کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، پورے کے پورے شہر خالی کروا لیے گئے، اور دنیا کے بہترین ماہرین کا یہ خیال تھا کہ چرنوبل ری ایکٹر کے اندرونی حصے کئی دہائیوں تک حیاتیاتی سرگرمیوں کے لیے، لائف کے لیے بھانج ہو چکے ہیں۔ لیکن بعد میں جب 1990 کی دہائی کے وسط میں
तहकीकाती टीमें इस रिएक्टर के अंदर दाखिल हुई तो उनके गीगर काउंटर्स मुसलसल खतरे की घंटियां बजा रहे थे। बाद मुकामात पर ताबकारी की शिद्दत आम माहौल से हजारों गुना ज्यादा थी। उसी रिएक्टर की दीवारों पर मुहक्किकीन ने स्याह रंग के अजीब से धब्बे देखे, जिन्हें शुरू में आम सी आलूदगी समझा गया था, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के नीचे उसका मुशाहिदा किया गया तो वो जिंदा फंगस थी। और सिर्फ जिंदा ही नहीं थी बल्कि फैल भी रही थी। इस फंगस का रंग स्याह इसलिए था कि उसमें मेलानिन नामी एक पिगमेंट था, और ये वही पिगमेंट है जो हमारी जिल्द के अंदर, आंखों में और बालों में मौजूद होता है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी जिल्द से टकराती हैं तो मेलानिन जुज़वी तौर पर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन चेरनोबिल की बाज़ फंगसेस के अंदर मेलानिन की मिकदार गैर मामूली हद तक ज्यादा थी। इस दरियाफ्त के बाद साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या बाज़ हालात में ताबकारी, रेडिएशन, बायोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ कोई मुनफरद ताल्लुक कायम कर सकती है। नाजरीन, अब हम अपनी कहानी को मजीद दिलचस्प बनाने जा रहे हैं। क्या इस कायनात के अंदर ऐसी जिंदगी मौजूद है जिसकी बुनियाद ही रेडिएशन हो, यानी ऐसी जिंदगी जो ताबकारी को एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करें? अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर इस कायनात के अंदर मौजूद रेडिएशन बेस्ड लाइफ का प्रोस्पेक्ट डिस्कस करें तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाजरीन, जिंदगी के लिए तवानाई की जरूरत होती है। साइंसदान जिंदगी की ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के अंदर डिस्कशंस में मौजूद हैं जिसमें एनर्जी सोर्स हमारी जमीन की जिंदगी जैसा नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी इस जमीन पर सूरज जिंदगी की अलामत है, लेकिन जब 1977 में एल्वन नामी एक तहकीकी आबदोज को बहरुल काहिल की गहराइयों में उतारा गया तो जिंदगी के मुतल्लिक हमारा फहम बिल्कुल तब्दील हो गया। हमारी जमीन पर तकरीबन तमाम बड़े इकोसिस्टम्स बराह रास्त या बिलवास्ता फोटोसिंथेसिस पर इन्हिसार करते हैं। सूरज रोशनी देता है, पौधे इस रोशनी को तवानाई में तब्दील करते हैं और फिर पूरी की पूरी फूड चेन इसी तवानाई पर कायम होती है। लेकिन जब इस आबदोज ने समंदर की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स को दरियाफ्त किया तो साइंसदानों को इस बात का इदराक हुआ कि जिंदगी के लिए सिर्फ सूरज की रोशनी ही एक बुनियादी एनर्जी सोर्स नहीं है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स समंदर की तह में मौजूद ऐसे मादनी चश्मे होते हैं जहां से इंतहाई गर्म और मादनियात से भरपूर पानी मुसलसल खारिज हो रहा होता है। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, मुकम्मल तारीकी थी, प्रेशर बेतहाशा था, दर्जा हरारत और कीमियाई हालात इंतहाई सख्त थे, और फिर भी वहां जिंदगी मौजूद थी। सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम्स मौजूद थे। देव हैकल ट्यूब वर्म्स, झींगे, केकड़े और बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये सब अपनी जिंदगी के लिए फोटोसिंथेसिस के अल्टरनेटिव के तौर पर केमोसिंथेसिस का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे थे। यानी इस जिंदगी के लिए तवानाई का बुनियादी सोर्स सूरज नहीं था बल्कि केमिकल रिएक्शंस थे। और इस दरियाफ्त के बाद एस्ट्रोबायोलॉजी का पूरा मफहूम ही तब्दील हो गया, क्योंकि अगर जिंदगी रोशनी के बगैर भी मुमकिन है तो वो शायद ऐसी एनवायरनमेंट्स के अंदर भी मौजूद हो जिन्हें हम आज जिंदगी के लिए इंतहाई गैर मौजूद समझते हैं। और इसी सोच से साइंसदानों की तवज्जो दूसरी दुनियाओं की तरफ मबजूल हुई। मिसाल के तौर पर वीनस को लीजिए। एक वक्त था जब इसे जमीन का जुड़वां सियारा समझा जाता था। आज हम जानते हैं कि इसकी सतह तकरीबन 460 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो सकती है। इसका फजाई दबाव जमीन से दर्जनों गुना ज्यादा है। इसके बादल सल्फ्यूरिक एसिड से भरे हुए हैं। मुख्तसरन ये एक जहन्नम जैसी दुनिया है। इंसान तो दूर की बात, जदीद मशीनरी के लिए भी वहां ज्यादा देर तक काम करना मुश्किल है। लेकिन कुछ साइंसदान एक दिलचस्प सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुमकिन है कि वीनस की सतह पर नहीं लेकिन इसकी अपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स के अंदर कोई गैर मामूली बायोलॉजिकल सिस्टम मौजूद हो। हमारे पास इसका सबूत कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ ये इदराक कि साइंसदान इस सवाल पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं खुद इस बात की अलामत है कि जिंदगी के बारे में हमारी सोच पहले से कहीं ज्यादा वसी हो चुकी है। जिंदगी की मौजूदगी के लिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की मिसाल लीजिए। ये हमारे करीब तरीन सितारे के गिर्द मौजूद एक दुनिया है। इसका स्टार शदीद स्टेलर फ्लेयर्स पैदा करता है। ताकतवर चार्ज्ड पार्टिकल्स मुसलसल इसकी एनवायरनमेंट पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। अगर वहां जिंदगी मौजूद है तो उसे अरबों साल से ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा होगा जिन्हें हम जमीन पर इंतहाई सख्त तस्वुर करते हैं।
नाजरीन, हम ताबकारी को सिर्फ एक दुश्मन के तौर पर देखते रहे, लेकिन एवोल्यूशन की नजर में रेडिएशन सिर्फ एक मसला नहीं, ये एक माहौलियाती अंसर भी है। एक ऐसा अंसर जिसके मुताबिक जिंदगी खुद को ढाल सकती है। अगर बाज जानदार इंतहाई सर्द माहौल में जिंदा रह सकते हैं, कुछ इंतहाई गर्म माहौल में जिंदा रह सकते हैं और कुछ तो बगैर रोशनी के भी जिंदा रह सकते हैं, तो क्या ये नामुमकिन है कि कहीं जिंदगी ने ताबकारी के साथ, रेडिएशन के साथ भी कोई इंटरेस्टिंग ताल्लुक कायम कर लिया हो? आल्दो आज हमारे पास इस ओपन क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है, लेकिन तारीख बार बार हमें यह सबक देती रही है कि फितरत, नेचर अक्सर हमारी तवक्कुआत से ज्यादा तख्लीकी साबित होती है। शुक्रिया।